बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करता है। बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्रॉपर डिस्कस करते हैं। सिंपली ये अपने जहन में रखें कि इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करता है। अब कुछ यूँ हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सपोज़ हमारे पास दो प्लेट्स हों, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट चार्ज B, नेगेटिव प्लेट जो है उस पर A। अब एक चार्ज को हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, और जब हम उसको इक्विलिब्रियम की स्टेट पे मूव करवाते हैं तो चार्ज पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है। अगर हम चार्ज को फ्रीली मूव करने दें तो चार्ज फ्रीली मूव करने पर हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो एक अनइवन स्पीड के साथ मूव करेगा। तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो चेंज इन एनर्जी किसकी इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन कुछ यूँ किया था, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। अब यही जो वर्क है ये किस में चेंज हो जाएगा? ये वर्क चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ से आप यूँ लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओवर चार्ज। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब चार्ज को आप फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं वाइल कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो और चार्ज फील्ड के अंदर मूव करे तो चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आपने कुछ यूँ भी रिप्रेजेंट किया था कि फाइनल में से इनिशियल UB माइनस UA इज इक्वल टू डेल्टा U। ये उसकी थी जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और कौन सी पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में ना हो, हम उसे फ्रीली मूव करने दें तो मूव करते वक्त उसकी वेलोसिटी उसके पास होगी एंड इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। और जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो बजाय इसके कि वो पोटेंशियल एनर्जी हमें प्रोवाइड करे, वो हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू Q और डेल्टा V पोटेंशियल, Q लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे और डेल्टा V साथ चेंज इन पोटेंशियल। और फिर वही बात, आपने तमाम तर चीज़ों को यूनिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे वो हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे कि जब चार्ज मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज 1 वोल्ट। और अगर इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर यूनिटी पुट करें तो हम यूँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर उसको यहाँ पर रिप्लेस करें तो आप यूँ लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर कितना है जी? दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यूनिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 और यहाँ पर यूनिट आ जाएगा कूलम इनटू वोल्ट, क्योंकि ये आपने पुट किया था चार्ज और चार्ज का यूनिट आपने क्या लिखते हैं? कूलम, और यहाँ पर वोल्ट, तो कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। और कूलम और वोल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है जाउल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जाउल। और ये कूलम इंटू वोल्ट, जाउल किस तरह होता है तो वो भी देख लें। आपने V के लिए पढ़ा था V वोल्ट, वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। वोल्ट किस इक्वल था जी? जाउल पर कूलम। अगर कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट हो C इंटू V तो C उसी तरह, और V की जगह क्या पुट हो जाएगा? जाउल पर कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल तो यूनिट क्या हो जाएगा? जाउल। तो इसका मतलब यह है कि जब
एक इलेक्ट्रॉन, अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम यूँ कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में क्या चीज़ है? इट इज़ एन एनर्जी सप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन as it moves and create within a potential difference of 1 volt। कि जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन मूव करे, एक पोटेंशियल ड्रॉप जो उसका वो 1 वोल्ट हो, तब जो एनर्जी वो सप्लाई करेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल है? दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। कि जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे एक इलेक्ट्रॉन, तब कितना वो एनर्जी सप्लाई करेगा? दैट विल बी इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19। नेक्स्ट इसमें बच्चों एक कंपैरिजन है। प्रीवियस हमने पढ़ा था टॉपिक कूलम्स लॉ, और इससे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी जानते हैं। तो हमने एक कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो नेक्स्ट उसको देखते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अक्सर औकात MCUs में भी पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में किस चीज़ का यूनिट है। तो अक्सर बच्चे वहाँ पर वोल्ट को देख के ना तो इसमें पोटेंशियल पुट कर रहे होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, ये पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब है तो आप किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी। और अगर आप इसके यूनिट देखें तो वो जाउल ही है, और जाउल एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी का एक नया यूनिट आपके पास आ गया। एनर्जी का एक नया यूनिट कौन सा हो गया? जाउल। इससे पहले आपने एनर्जी के जो यूनिट्स पढ़ रखे हैं, आप न्यूटन मीटर भी पढ़ते हैं, जाउल भी पढ़ते हैं, और नया एक यूनिट अब आपने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं यूनिट को। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे आपने कन्वर्जन्स भी इस पर सीखनी है कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब आपने अपनी बुक का चैप्टर नंबर 20 करना है तो वहाँ पर आपने अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर ये कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं हमें। तो नेक्स्ट एक कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में। ग्रेविटेशनल का जो लॉ है वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, और सर आइजैक न्यूटन ने ये स्टेट किया था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आ गया जी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह लें इसको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है जी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ असल में इनका कंपैरिजन, और कंपैरिजन के अंदर उन दोनों के जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों के जो डिफरेंट हैं जहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट, वो भी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहला पॉइंट कि इस लॉ को सबसे पहले स्टेट करने वाले कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। जबकि यहाँ पर कौन थे जी? यहाँ पर चार्ल्स कूलम। नेक्स्ट आइजैक न्यूटन ने अपना जो लॉ दिया, ये लॉ था अबाउट मैसेस, जबकि चार्ल्स कूलम ने अपना जो लॉ दिया इट वाज अबाउट चार्जेस। ये डिफरेंट चीज़ हो गई इन दोनों में कि वो लॉ मैसेस पर है, ये लॉ चार्जेस पर है। नेक्स्ट चीज़, इस लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स की बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। अगर आप लॉ की पहली लाइन दोबारा देखें तो वो कुछ यूँ है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। रिपल्शन का नाम तक नहीं है बीच में। तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करता है, जबकि इसके दूसरी तरफ
कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर आप देखें, व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड नियर टू अनदर चार्ज इट अट्रैक्ट्स और रिपेल, कि अगर दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखें तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो इसके अंदर बोथ अट्रैक्शन की बात भी है, रिपल्शन की बात भी है। आपने यूं पढ़ा था कि अगर लाइक चार्जेस हों तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हों तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया पॉइंट। नेक्स्ट इस लॉ को अगर हम देखें तो दोनों लॉज में एक बड़ी कॉमन चीज़ है, दोनों लॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? अगर आप लॉ का दोनों का आखिरी हिस्सा देखें तो दोनों में यही स्टेट करते हैं, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनमें सिमिलैरिटी है। मैं कलर यहाँ पर डिफरेंट कर देता हूँ। F इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर और ये भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते होते हैं बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी चार्जेस और मैसेज के अकॉर्डिंग है वो कुछ यूं है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज while this force is directly proportional to product of charges। बेसिक चीज सेम है लेकिन एक तरफ मैस है दूसरी तरफ चार्जेस हैं। ऑब्वियसली अब वो मैसेज पर ही था तो मैसेज ही होने थे, ये चार्जेस हैं तो चार्जेस ही होने थे। तो एक चीज़ और इन अ सेंस तकरीबन सिमिलर ही है, बस फ़र्क मैसेज का है और यहाँ पर किस चीज़ का है, चार्जेस का। नेक्स्ट, ये लॉ अपने अंदर एक कांस्टेंट भी रखता है और यहाँ पर जो आप कांस्टेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये लॉ भी अपने पास एक कांस्टेंट रखता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर आप G की वैल्यू की बात करें इट इज़ 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि K यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, दिस K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चार्जेस पर है तो कूलम स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, ये मैसेज पर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चीज इसमें एक और, स्ट्रॉन्गर फोर्स कहाँ पर है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में या लॉ कूलम्स लॉ में? तो बच्चों लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है यहाँ पर फोर्स वीकर है, जबकि कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स। कैसे? दोनों तरह से जस्टिफिकेशन, एक डेली लाइफ से और दूसरी उनकी वैल्यूज़ को देख के। तो बच्चों जो डेली लाइफ से वो यूं है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो ये बोर्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स बहुत वीक है, हमारे दरमियान में फोर्स है सही लेकिन बहुत वीक है। दूसरी तरफ चार्जेस, इनके दरमियान में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंपल एग्जांपल, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, किस वजह से? एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तभी तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़, ये वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि यहाँ पर जो G की वैल्यू आपने पुट की उस पर पावर नोट करें कितनी है, 10⁻⁻11। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस 6 से पहले अगर आपने इस पॉइंट को असल लगाना है जगह पर तो आपको 10 जीरोस लगाने पड़ेंगे। 11वां जीरो ये 6 खुद कंपनसेट करेगा। मतलब ये वैल्यू कुछ यूँ होगी 0.0000, 10 जीरो लगा के फिर 6673। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत छोटी वैल्यू है G की,
और छोटी वैल्यू होने की वजह से जो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए ये फोर्स ना होने के बराबर है। और यही वजह थी कि जो शुरू वाले साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सके थे। और न्यूटन ने भी इस चीज़ को जो प्रेडिक्ट किया था वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए था। उसने अर्थ के लिए इस एक्सपेरिमेंट को उसने वो ऑब्जर्व किया था, एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। वो जो अर्थ की बात की तो अर्थ एक मैसिव बॉडी है, उस अर्थ का अपना मैस 6 × 10⁻24 है। तो ये 24 इस पावर को कंपनसेट करके कितनी कर देता है, 6 × 10⁻13, क्योंकि 24 माइनस 11 13 और साथ ये फैक्टर 6.673, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके तो ये पावर फिर तकरीबन 14 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि 6 6 36, एक वहाँ से भी आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पर पावर आ गई 13, तो ये एक काफ़ी मेजरेबल फोर्स है। इसी वजह से अर्थ के केस में फोर्स स्ट्रॉन्गर फील होती है। अब अर्थ आगे रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो इसका मतलब सन का मैस अर्थ से चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से सन की अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो अर्थ उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़, दोनों लॉज के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों में जो फोर्स लग रही थी ना, इट इज़ म्यूचुअल फोर्स। दोनों के अलग अलग, मतलब यहाँ पर दो बॉडीज है ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो इन दोनों की आपस की म्यूचुअल फोर्स। यहाँ पर भी जब दो चार्जेस की आप बात करते हैं तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है वो कौन सी है, दैट इज़ म्यूचुअल फोर्स। नेक्स्ट आ गया इनका कंप्लीट फार्मूला। तो आप कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r², जबकि यहाँ पर आपने फार्मूला लिखना हो तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। लास्ट चीज़ यहाँ पर बच्चों ये कि ये जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो आप इसको यूं लिख दें, इट इज़ मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, कि मीडियम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात, इस मार्कर का वेट राउंड अबाउट मैं कह दूं अगर ये 1 न्यूटन है, मैं इसको अपने हाथ पे रख देता हूँ। अब ग्राउंड और मार्कर के दरमियान में मीडियम आ गया। मीडियम कौन सा है? मेरा हाथ है। मार्कर का वेट अब भी 1 न्यूटन ही रहेगा। अगर पहले 1 न्यूटन था, अब भी कितना रहेगा? 1 न्यूटन। इसका मतलब दरमियान में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख दें, ये फोर्स चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम इंडिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड कूलम्स लॉ में आपने ये बात पढ़ी थी कि आप जब इस k को डिफाइन करते हैं तो आप इस k को कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब ये जो एप्सिलॉन r क्या चीज़ है? दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये डिपेंड करती है फोर्स पर इन्वर्स के साथ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, व्हाइल इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो बच्चों ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी और ये भी।